नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीटीज आईएएस एकेडमी करंट अफेयर एडिटोरियल एनालिसिस प्रोग्राम में। आपको सीरीज़ में मज़ा आ रहा है कि नहीं भाई? 50 सेशन हो गए, हाफ सेंचुरी पूरी हो गई। अब हम जा रहे हैं सेंचुरी की तरफ। 51 सेशन आ गया है 24 अगस्त का। आज के हिंदू अखबार के ये 4 लेख मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो हमारा जो है भैया 200 एडिटोरियल अब आपके लिए पूरे कर दिए हमने। सभी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स में यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी हो, ये आपको बहुत बहुत फ़ायदे का सौदा रहेगा। तो आप अच्छे से पढ़ना, नोट्स बनाना, ढंग से काम करना। अपनी एक नोटबुक अलग से बना लो, उस पर हर पन्ने पे ऊपर संदीप सर जिंदाबाद ज़रूर लिखना, उससे तुमको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, पक्की बात बता रहा हूँ। आज के अखबार के ये 4 लेख हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत प्यारे लेख हैं, एग्जाम में ऐसे कैसे काम आएंगे। चालू करें भैया। तो ये रहा आज का पहला एडिटोरियल। प्रीलिम जीएस 2-3 ऐसे में काम आएगा। और उसके अलावा इंडियाज़ नेक्स्ट मूव इन अफगानिस्तान। अभी कुछ दिनों तक अफगानिस्तान का खुमार छाया रहेगा सभी पे, अखबारों में भी और मीडिया में भी। और स्टेइंग इन्वेस्टेड का मतलब यह है कि भारत को किसी भी हालत में अफगानिस्तान से पल्ला छुड़ा के भागना नहीं है। हमने इतने दशकों में इतना पैसा लगाया है, इतनी ह्यूमन रिलेशनशिप्स बिल्ड की हैं, तो अफगानिस्तान को छोड़ के चले जाने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो वी हैव टू स्टे इन्वेस्टेड। समझ में आया आपको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर को बोला है कि पार्लियामेंट में सभी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को सरकार का अफगानिस्तान को लेके क्या रवैया है, ये एक बार समझा दीजिए। अभी जब तालिबान ने पूरा का पूरा टेक ओवर कर लिया है अफगानिस्तान का, उसके बाद, क्योंकि दूसरी पार्टियों ने बार बार सरकार से सवाल किया है कि अफगानिस्तान को लेके कोई स्पेसिफिक ऑफिशियल व्यू सामने आ ही नहीं रहा। तो एक बार ऑफिशियली ये पता चल जाए कि सरकार का क्या रुख है, तो सभी के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म पे कॉमन बात करना भी एक, क्योंकि ये राष्ट्रहित की बात है, कॉमन फॉरेन पॉलिसी की बात है, सरकार बताए तो सही। 15 अगस्त के बाद से ही जो नाटकीय घटनाक्रम हुआ, तेजी से एक घटनाक्रम का चक्र चला है। गवर्नमेंट का सोल फोकस ये रहा है कि किसी भी तरह वहाँ से भारतीयों को इवैक्यूएट किया जाए, लेकिन वो काम कर पाना, फैसिलिटेट करना एक बहुत कठिन काम है, क्योंकि सारा एम्बेसी स्टाफ सरकार ने पहले ही हटा दिया, सिक्योरिटी स्टाफ सारा बाहर कर दिया। तो अब हिंदुस्तानियों को निकालना धीरे धीरे कठिन होता चला जा रहा है। लॉन्ग टर्म वीज़ा होल्डर हिंदूज एंड सिख्स, वो भी लौट पाने में बहुत दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। लेकिन एज मोस्ट इंडियंस देर आर येट टू रिटर्न, डिड द गवर्नमेंट हरी टू मच इन इवैक्यूएटिंग द एम्बेसी? देखिए, आज वहाँ जो चीन की एम्बेसी है, रशिया की एम्बेसी है, उन्होंने तो खाली किया नहीं है। तो उनका कहीं ना कहीं पहले से बातचीत तालिबान से हो चुकी है और इंटरनल सेटिंग कुछ ना कुछ तो हुई है सिक्योरिटी को लेके। लेकिन भारत ने तालिबान का पूरा बॉयकॉट किया हुआ था। ऑफिशियली तो हमने बात की ही नहीं, अनऑफिशियली हुआ है जो कुछ हुआ है। तो सवाल ये पूछ रहा है हिंदू का एडिटर कि क्या सरकार ने अपनी एम्बेसी को तुरंत खाली करने में, ऑफिशियल लोगों को निकालने में बहुत जल्दी तो नहीं कर दी? 1990 की बात एकदम अलग थी। 1990 में वहाँ अफगानिस्तान में भारतीयों की संख्या बहुत कम थी और भारत ने तब तक अफगानिस्तान में अरबों डॉलरों का निवेश किया भी नहीं था। आज 2021 में न केवल भारतीयों की संख्या बहुत ज़्यादा है, हमने वहाँ $3 बिलियन का तो ऑफिशियली इन्वेस्टमेंट अलग अलग प्रोजेक्ट्स में अभी तक कर ही दिया है। भारत ने पिछले 20 सालों में जितनी भी अधोसंरचना में और विकास के कार्यक्रमों में अफगानिस्तान में पैसा लगाया है, वो हमारा स्टेक है। और हमने वहाँ के संविधान को बनाने में मदद की, हमने वहाँ चुनावों को कंडक्ट करने की प्रक्रिया में बहुत मदद की। ऑल दैट हैज़ कम टू नॉट, सब कुछ जीरो हो गया क्योंकि सरकार ने सब छोड़ दिया। वेयरएज बाकी के देशों ने निम्न में से कोई 2 में से एक काम किया। अमेरिका, यूरोपियन देश, इन्होंने क्या किया? दे हैव रीलोकेटेड डिप्लोमेटिक आउटपोस्ट टू काबुल एयरपोर्ट। ये लोगों ने क्या किया? अपने राजनयिकों को ले जाके काबुल एयरपोर्ट पे उनके पोस्ट बना दिए। और दूसरे ग्रुप ऑफ नेशंस हैं, रूस, चीन, ईरान, इन्होंने क्या किया? ये तो अपनी एम्बेसी में आराम से बैठ के चाय पी रहे हैं, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो इन्होंने जो है तालिबान से सेटिंग कर रखी हो, तालिबानी उनकी तरफ देख भी नहीं रहे। सो व्हाट नेक्स्ट? अब भारत अफगानिस्तान में अपनी क्या रणनीति बनाएगा? इट विल डिपेंड ऑन व्हाट द तालिबान रियली डू फ्रॉम हियर ऑन, क्योंकि अब तालिबानियों का क्या रुख होगा ये धीरे धीरे अभी पता चलेगा। अभी तो वो मीठी मीठी बातें भी कर रहे हैं। आज मैं वहाँ के कोई एजुकेशन मिनिस्टर है तालिबान का, उनको ट्वीट पढ़ रहा था किसी न्यूज़ मीडिया का, मुझे काफ़ी हंसी आई। उन्होंने कहा अफगानिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को एशिया में नंबर 1 बना देंगे। तो मैंने मन ही मन सोचा ऐसा मत करो यार, अभी अभी हमने एक नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है, उसका क्या होगा, हम पीछे हो जाएंगे तुमसे।
अब इस तरह की बातें वो कर रहे हैं तो क्या बोल सकता है कोई, मतलब कोई कुछ भी बोल रहा है। इतना रैविज देश है, आपकी पॉलिसीज इतनी रेट्रोग्रेड हैं, और ऐसे में आप बोल रहे हैं हम एशिया में नंबर 1 होंगे। रिमार्केबल। एनीवे, तो अब तालिबानी क्या करेंगे? या तो जो उन्होंने पहले 95-96 से 2001 तक सारा कत्लेआम मचाया था, या तो वही करेंगे, या शायद एक अधिक समावेशी गठबंधन बनाएंगे। ये हो जाए तो बहुत अच्छा है सबके लिए, संभावना कम है। तालिबान में अलाउ द यूज ऑफ द कंट्री टू पाकिस्तानी टेरर आउटफिट ऑल्सो। हालांकि पाकिस्तान ये बिल्कुल शायद प्रत्यक्ष रूप से नहीं चाहेगा, लेकिन तालिबानी अपने पूरे देश को फिर से कुछ पाकिस्तानी आतंकवादियों का अड्डा बनने दे सकते हैं, और वहां से भारत पर आतंकी हमलों की योजना बन सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। भारत की पॉलिसी जो सामान्य अफगान लोग हैं, तालिबानी नहीं, सामान्य अफगानी, उसको थोड़ा क्लियरली इलेबोरेट कर दिया जाए तो बेहतर होगा। ऑल दोज दैट आर बीइंग टारगेटेड नाउ और मे बी टारगेटेड इन द फ्यूचर, भारत को उनके लिए दरवाजे खोलने चाहिए, ओपन लिबरलाइज वीज़ा रेजीम बनानी चाहिए, और फास्टर प्रोसेसिंग इमरजेंसी एक्सवीज की होनी चाहिए। क्योंकि हमारी नीति वसुधैव कुटुंबकम की है, और हमने पूरी दुनिया को अपना घर और लोगों को अपना माना है। तो इस वजह से हमें इतनी भयानक क्राइसिस में अफगानों के प्रति अपना दिल खोल देना चाहिए। इंडिया मस्ट सेंड अ क्लियर मैसेज, इट्स एग्जिट इज नॉट परमानेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत को अफगानिस्तान में सभी पक्षों को ये संदेश दे देना चाहिए कि हम हमेशा के लिए छोड़ के नहीं गए हैं, और हमारे इंटरेस्ट वहाँ भी बने हुए हैं, और हम बिल्कुल वापस आएंगे। समझ में आया आपको? बड़ी इवॉल्विंग सिचुएशन है, बहुत फ्लक्स है सिचुएशन में। देखेंगे आगे कैसे किस करवट ऊँट बैठता है जाके। तो इसमें आपको क्या समझ में आया वो जरा हमें बताएं। और ये रही समरी। इस समरी को एक बार जरा ज़ोर से पढ़ दीजिए, जहाँ कहीं भी बैठे हों। इतने जोश से पढ़िएगा कि खिड़की दरवाजे हिल जाएं और लोग बोलें कि वाह कितना पढ़ाकू आदमी है। सेशन को लाइक और शेयर करें, चैनल के साथ जुड़ें, अपने साथियों को भी जोड़ें। और आपके मन में इस समरी को लेकर कोई दूसरी आपके मन में समरी आई है, यू वांट टू समराइज इट इन योर ओन वर्ड्स, प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट। प्यारे दोस्तों, अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारे पास 3 विकल्प हैं। बहुत प्यारे विकल्प हैं ये, इनको आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। लिंक्स हैं, क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगी। सेल्फ प्रेप कोर्स है जिसमें आपको हार्ड डिस्क में पूरा अप टू डेट कंटेंट और ऑनलाइन सपोर्ट हम देते हैं। प्योरली ऑनलाइन कोर्स है, बहुत ही शानदार है, और कोविड स्पेशल पैकेजेस भी हैं। जानकारी लीजिए और हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़िए, हमें बहुत खुशी होगी। आज का दूसरा एनालिसिस है प्रैग्मेटिक अफगान बिहाइंड द रिलीजियस गैप। प्रीलिम्स GS1 GS3 ऐसे में काम आएगा। सिक्योरिटी और डिफेंस से संबंधित भी है, इतिहास की भी बहुत सारी बातें होंगी। सवाल यहाँ पर ऑथर एक ही पूछ रहे हैं, तालिबान 2.0 जो आया है ये अब आगे क्या करेगा? यही एक बड़ा सवाल सभी के दिलों में अभी है कि आखिर ये आगे अब होने क्या वाला है। ठीक है, तो शुरू करें। प्यारे दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैजंट रियली टोल्ड इंडिया व्हाट इट नोज अबाउट तालिबान 2.0, कि भाई तालिबान का जो लेटेस्ट वर्जन आया है, जिसको हम तालिबान 2.0 बड़ा फैशनेबली बोल रहे हैं, भारत के विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री ने अभी तक बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये तो बताया नहीं है कि उनको इनके बारे में नई चीज़ें क्या पता हैं। लेकिन अगर ऑफिशियली बता दें तो बहुत अच्छा है। भारतीयों के मन में एक ही सवाल है कि ये जो नया तालिबान आया है ये अपने पिछले अवतार से अलग है या सेम है। पहले तो बहुत ही बर्बर तालिबान आया था, और ये जानने के लिए तो अब शायद से समय लगेगा, क्योंकि जब तक तालिबान अपना असली रंग नहीं दिखाएगा तो मालूम ही नहीं चलना है 1 साल के पहले। तो 96 से 2001 में द डिवास्टेटेड नेशन सॉ नो नेशनल रीबिल्डिंग एफर्ट। भाई तालिबानियों ने अपने पिछले शासन में कोई राष्ट्र निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, ये काम तो किए ही नहीं थे। उस वक्त जितने भी तालिबानी मुल्ला थे उनका काम था ह्यूमन राइट्स को दबाओ, विमेन के अधिकारों को एक्सटिंग्विश कर दो, और आतंकवादी समूह जैसे कि ओसामा बिन लादेन का अलकायदा, उसको एक सेफ हेवन प्रोवाइड कर दो। टेरर अटैक 9/11 के जब हुए 2001 में अमेरिका में, उस वजह से तालिबान की पूरी सत्ता समाप्त हो गई। अमेरिका ने इतने बम गिराए कि 2 महीने में तालिबानियों को भाग के पाकिस्तान में छुपना पड़ा। तो अब क्या तालिबान 2.0 वही गलतियां दोहराएगा या कुछ नया होगा? There are no signals at all precisely because the entire Afghan state and Afghan army simply disintegrated. अगर ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस देते तो तालिबानियों का रुख समझ में आता, लेकिन 2021 में भी इतना तेजी से राज्य और सेना का पतन हुआ जितना तेजी से 1996 में काबुल पर जिनका मुजाहिदीनों का कंट्रोल था, इंक्लूडिंग अहमद शाह मसूद ऑफ नॉर्दर्न अलायंस लेटर, उतनी ही स्पीड से हुआ था। ये अफगानिस्तान की प्रवृत्ति है
कि जब कॉम्बैट होता है अफगान समूहों के बीच में, इट इज़ डन एज लॉन्ग एज इट इज़ फीजिबल। अगर वो बहुत डैमेजिंग हो जाए तो कॉम्बैट रोक दिया जाता है, सडनली रोक दिया जाता है। इसका मतलब इंटरनल नेगोशिएशंस हो जाते हैं। दुनिया में कहीं भी युद्ध में ऐसा नहीं होता, लेकिन अफगानिस्तान में होता है। अफगान नेशनल आर्मी वहाँ अमेरिका ने क्यों बनवाई कि भाई डेमोक्रेसी, नेशन, सिटीजन राइट्स को डिफेंड करो। अब लेकिन सैकड़ों सालों में ये कॉन्सेप्ट ही अफगानिस्तान में कभी नहीं थे, तो वो डिफेंड क्या करते? इंटरनली वो इन बातों को समझ ही नहीं पाए। वहाँ पर जो अपनी कबीलाई वफादारी होती है, ट्राइबल लॉयल्टी, ये सबसे ज़्यादा मैटर करती है। क्लैन, फैमिली, ट्राइबल। और अफगान सेना के बहुत सारे सिपाही जो हैं, हो सकता है उन्होंने सेना सिर्फ इसलिए ज्वाइन की थी क्योंकि हर महीने अमेरिका से सैलरी बराबर टाइम पे आ जाती थी, तो उससे तो उनका जीवन बहुत सुधर गया था, क्योंकि रेगुलर सैलरी देने वाले कितने व्यापार थे अफगानिस्तान में। शायद इसीलिए जब प्रेसिडेंट जो बाइडन ने एक तारीख दे दी कि इस तारीख को अमेरिका निकल जाएगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो सारे सोल्जर्स जो बहुत दूर दूर के आउटपोस्ट पे बैठे हुए थे, उनको ये समझ में आ गया कि इस तारीख से सैलरी मिलना बंद हो जाएगी, फूड, एम्यूनिशन, फ्यूल मिलना बंद होगा, तो उनका तो पूरा मोराल ही टूट गया। बट व्हाट अबाउट द ओल्ड वॉरलॉर्ड? तो सेना का मोराल क्यों टूटा, क्यों सरेंडर किए, ये समझ में आता है। लेकिन जो पुराने वॉरलॉर्ड्स थे, जैसे कि इस्माइल खान, अब्दुल रशीद दोस्तम, जो 30-30 सालों से युद्ध करना जानते हैं, वो क्यों अचानक से सब छोड़ छाड़ के चले गए? ऐसे लोगों के लिए ऑथर कहते हैं टोटल सरेंडर इज ह्यूमिलिएशन एंड टॉर्चर एंड डेथ। समझ में आया आपको? और उसमें फैमिलीज को भी मार दिया जाता है। सो दे आर आस्किंग देयर मेन टू स्टैंड डाउन मस्ट हैव कम आफ्टर गेटिंग सॉलिड एश्योरेंसेस एंड गारंटी। अफगानिस्तान में इतने बड़े वॉरलॉर्ड अगर सरेंडर करते हैं, एक तो नाम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है और इंसान भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। तो मतलब अगर उन्होंने सरेंडर किया है तो तालिबान के साथ पहले से सेटिंग हुई और खूब पैसा भी मिला होगा उनको। ऐसी गारंटी देगा कौन? ओनली द रीजनल काउंसिल ऑफ नोटेबल्स कैन गिव सच गारंटीज, यानी कि वहाँ के जो शूरा काउंसिल्स होती हैं। और अब ऐसा धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि पिछले कई महीनों में तालिबानियों ने अलग अलग प्रांतों के शूरा को बोला था कि आप अलग अलग आर्म्ड गुड्स और सरकारी अफसरों को बोलो कि सरेंडर कर दे, और ये शूरा के लोगों ने, काउंसिल ऑफ नोटेबल्स ने दबाव डाला। ये एक नया अफगानिस्तान है, क्योंकि 1980 से 2001 तक उसके जितने भी रीजनल लीडर्स थे, नोटेबल्स थे, उनका बहुत ज़्यादा ऐसा दबदबा होता नहीं था। उस वक्त लड़ाइयाँ इतनी भयंकर चल रही थी मुजाहिदीनों की, तालिबानियों की, सबकी, कि उसमें नोटेबल्स को भी मार देना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए बहुत सारे तो अफगानिस्तान छोड़ के विदेश भाग गए थे। लेकिन जब अमेरिका आया अफगानिस्तान में तो बहुत सारी स्टेबिलिटी आ गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी सुधर गई, फंड्स बहुत आने लग गए, बिजली, हाईवे, रोड, मोबाइल टेलीफोनी सब तरफ फैल गया। और उसके बाद धीरे धीरे ये नोटेबल्स जो हैं, जो शूरा जिनसे मिलके बनता है, वो विदेशों से वापस आ गए। और अफगान, जहाँ के नागरिक बहुत ही यंग हैं, एवरेज एज बहुत कम है, उन्होंने एक अलग देश पिछले 20 साल में देखा है, और वहाँ की कंडीशंस जो हैं वो बहुत अलग थी। तो रीजनल एलीट लौट लौट कर आए और उन्होंने रिग्रुप किया होगा। ये सभी लीडर्स जो हैं आज अपने 60s में हैं, और ये सब अपने परिवार के साथ शांति चाहते हैं। शायद इसलिए उन्होंने बहुत सारे सरेंडर करवा दिए। तालिबान जो भी है वो भी बहुत ज़्यादा हिंसा शायद इसलिए नहीं चाहता होगा। 30, 35, 40 सालों से तालिब जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, वो कैंपों में ही रहते आ रहे हैं, और पहली बार थोड़ी स्टेबिलिटी लाइफ में आती दिख रही है। याद रखने लायक बात है कि तालिबानी 1996 के दुनिया को समझते ही नहीं थे, कट ऑफ थे, वो अपने बस गांव वाले लोग थे, डेवलपमेंट का उनको आइडिया नहीं था। लेकिन अमेरिका ने 20 साल में इतना इंफ्रा बनवा दिया कि 2021 में तालिबानी शायद उस इंफ्रा को लेकर आगे बढ़ने का सोचें। शायद द मुल्लास में यूज द पॉलिटिकल पावर टू सक टैक्सेस। अब तालिबानी लोग जो हैं और इनको चलाने वाले जो मुल्ला हैं, वो अफगानिस्तान के लोगों से करों के माध्यम से बहुत पैसा लूटने की फिराक में हो सकते हैं। लेकिन ये बात तालिब भी जानते हैं कि अफगानिस्तान की इकनॉमी को चलाना तो इनके बस का है नहीं, उसके लिए तो एक्सपर्ट्स चाहिए। तो शायद वो ऐसे एक्सपर्ट्स लाएंगे। कुछ ही महीनों में शांति रखें, ये क्लियर हो जाएगा कि तालिबानी आखिर फिर से पुराना विनाश का रास्ता चुनते हैं या कोई मध्यम मार्ग चुनते हैं। अब ये तो समय के साथ पता चलेगा। तो काफ़ी, जैसा मैंने पहले भी कहा था, बहुत ही इवॉल्विंग सिचुएशन है, और किस तरफ जाएगा ये खेल कह पाना बड़ा मुश्किल है। तो प्रतिदिन ये नई नई बातें आती रहेंगी। ये रही हमारी समरी। आप भी अपनी समरी ज़रूर दीजिएगा। आज का तीसरा लेख आपके सामने है, प्रिपेयरिंग इंडिया फॉर एक्सट्रीम वेदर इवेंट।
भारत को किस प्रकार हम एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए तैयार करें, प्रीलिम्स GS3 ऐसे में ये आपके लिए यूजफुल होगा। सीवियर साइक्लोन ताउते और यास जिसने भारत पर इस साल आक्रमण किया 2021 में, एक आया हमारे पूर्वी तट पर, दूसरा आया हमारे पश्चिमी तट पर। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, एग्रीकल्चर को और घरेलू क्षेत्रों को, रेसिडेंशियल एरिया को, रिहायशी इलाकों को बहुत डैमेज हुआ ताउते और यास दोनों से। बहुत सारे लोग मारे गए, करोड़ों लोगों पर सीधा सीधा असर हुआ और सरकारों ने एस्टिमेट किया कि $4.5 अरब का तो माल का नुकसान हुआ है। फसलों का बहुत बड़ा क्षेत्र डैमेज हो गया, घर वर टूट गए, ग्रीन कवर अर्बन एरियाज का उखड़ गया। ओवरऑल विनाश ही विनाश, जो बनाने में कई साल लगते हैं वो 1 मिनट में तबाह हो जाता है। प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि जो सी सरफेस टेम्परेचर है उत्तरी हिंद महासागर का, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और जो जियो क्लाइमेटिक कंडीशन है इंडिया की, विच आर ब्रिंगिंग मोर न्यूमरस डिवास्टेटिंग साइक्लोन, तो दो चीज़ें एक साथ हो रही हैं। भारत की जो भू मौसमी परिस्थितियां हैं विशिष्ट, और साथ ही साथ हमारे उत्तरी हिंद महासागर का जो सतह का तापमान लगातार बढ़ रहा है, ये दोनों मिलकर बहुत सारे साइक्लोन्स हमारे सभी तटीय राज्यों में लगातार ला रहे हैं। दुनिया भर में आने वाले साइक्लोन्स का 7% यहाँ है। तो दोस्तों मुझे कमेंट में कौन बताएगा साइक्लोन्स, टाइफून्स, हरिकेन्स और टोर्नेडोज के बीच का क्या अंतर होता है, ज़रूर बताइएगा। वार्षिक रूप से 5 से 6 ट्रॉपिकल साइक्लोन अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में बनते हैं। उनमें से 2 से 3 बहुत ज़्यादा ऊर्जा सोख कर सीवियर हो जाते हैं। भारत की कोस्टलाइन है 7,500 किलोमीटर की, 96 जिले हैं, 26 करोड़ लोग कोस्टलाइन पर एक्सपोज्ड हैं। यूएन और वर्ल्ड बैंक का एस्टीमेट कहता है कि 2050 तक भारत के 20 करोड़ शहरी नागरिक भी, सिर्फ नागरिक नहीं, शहरी नागरिक भी एक्सपोज होंगे। कहने का मतलब क्या है? द स्केल ऑफ प्रॉब्लम इज ओनली गोइंग टू ग्रो एवरी ईयर फॉर इंडिया। 1891 से 2020 तक, काफ़ी लंबा ये टैली है, 140 सालों का, 130 सालों का, 313 चक्रवाती तूफान आए थे, 313 साइक्लोन, जिन्होंने ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट के भारत के क्रॉस किया। तो बताइए मुझे कोरोमंडल कोस्ट और मलाबार कोस्ट में क्या अंतर है? 130 सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स थे। तो साइक्लोन्स जो हैं वो नेचुरल डिजास्टर में दूसरा सबसे महंगा पड़ने वाला डिजास्टर माना जाता है। हालांकि 99 से 2020 तक 21 सालों में वो 15% थे टोटल डिजास्टर्स के। तो इनको हम सेकंड मोस्ट डिवास्टेटिंग क्यों बोलते हैं? 12,500 लोगों को इन्होंने मार दिया था और डैमेज जो है $32 अरब का इन्होंने किया है 1999 से 2020 तक। साइक्लोन्स आर द थर्ड मोस्ट लीथल आफ्टर अर्थक्वेक एंड फ्लड्स। अर्थक्वेक में 42% मौतें, फ्लड्स में 33%। भारत की बात हो रही है। लेकिन भारत ने कमाल कर दिया है। पूर्व सूचना व्यवस्थाएं भारत में इतनी अच्छी लग गई हैं, EWS अर्ली वार्निंग सिस्टम, कि मौतें अब बहुत कम हो गई हैं। समझ में आया आपको? समय से पहले चेतावनी देने से पॉपुलेशन को आप मोबिलाइज करके मूव आउट कर सकते हैं। कहाँ तो 1991 में 10,500, कहाँ तो 2020 में केवल 110। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम, साइक्लोन फोरकास्टिंग, बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट, टाइमली इवैक्यूएशन, रिहैबिलिटेशन, रिलीफ से लोग बच गए। डायरेक्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन प्रोवाइडिंग सपोर्ट वर्सन द फिस्कल लोड। लेकिन अब दिक्कत इसमें क्या होती है कि राज्य सरकारों पर और केंद्र सरकारों पर रिलीफ मेजर्स में और कंपनसेशन मेजर्स में बहुत सारा लोड बढ़ जाता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट ने कहा कि 2050 तक भारत अपने GDP का लगभग 2.25% हर साल इसी में गंवा देगा, इस फिस्कल लोड में। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट 2021, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक रिपोर्ट, उसने बताया कि 2019 में भारत जो है दुनिया भर में 7वां सबसे वर्स्ट हिट देश था एक्सट्रीम वेदर से। ह्यूमन डेथ में हम नंबर 1 थे, इकोनॉमिक लॉस में भी हम नंबर 1 थे। हमारे यहाँ 2,500 लोग, 2,2500 लोग मारे गए और $68 बिलियन का परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति समतुल्यता मापदंड पर नुकसान हुआ। 1999 का सुपर साइक्लोन जब आया तो ओडिशा की सरकार जड़ से हिल गई उसकी तबाही देख के, और इसीलिए कोस्टल एरिया में बहुत ज़्यादा नए नए शमन की पद्धतियां लागू की गई, शेल्टर्स बनाए गए। फिर उसके बाद OSDA में आ गया ओडिशा स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और ओडिशा स्टेट रैपिड एक्शन फोर्स। तो उसके बाद आने वाले सालों में मौतें बहुत कम हो रही हैं। साइक्लोन्स हुदहुद, फनी, अम्फान और यास से मौतें कम हुई। अब यहाँ से आगे भारत अगले 20 साल में क्या करे? सबसे पहले पैन इंडिया साइक्लोन वार्निंग सिस्टम को बहुत सुधारा जाए।
दूसरा, शेल्टर बेल्ट प्लांटेशंस और रीजनरेशन ऑफ मैंग्रोव्स, ये हमारा एजेंडा होना चाहिए। मैंग्रोव्स जो है आने वाले तूफानों को रोकने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। लॉन्ग टर्म मिटिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि साइक्लोन रेजिलिएंट एम्बैंकमेंट्स, तटों पर और कैनाल्स बनाए जाएं। डिजास्टर रेजिलिएंट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी पावर लाइनें और सिस्टम जो डिजास्टर में टूटे नहीं। गरीबों को कंक्रीट के हाउसेस देना और अवेयरनेस बढ़ाना। और फाइनली ये सब कुछ करना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत, सहकारी संघवाद के तहत। अगर ये सब होगा तो बहुत कम मौतें होंगी, नुकसान पर कंट्रोल रहेगा। अगर ये सब नहीं होगा तो बातें बिगड़ेंगी। आ गया समझ में? तो बहुत ही प्यारा लेख था। और एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये तो ऐसा विषय है जो एग्जाम्स में आता ही है। उम्मीद करूंगा कि आपको इन सब चीज़ों से बहुत फ़ायदा हो रहा है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक एग्जाम, इंटरव्यू इत्यादि में फ़ायदा हुआ है तो आप नीचे कमेंट में शेयर करते चलिएगा पूरा का पूरा पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? कमेंट थ्रेड में वेबसाइट की लिंक दी है, वहाँ जाएंगे, ये पीडीएफ डाउनलोड के लिए मिल जाएगा। रोज़ाना हमारी साइट पर आइए और यहाँ आपके लिए सिविल्स की तैयारी का बहुत सारा फ्री कंटेंट है, यूज़ करें। ये रहे आज की समरी। ठीक है, आपकी क्या समरी है वो भी आप अपने शब्दों में लिखें। मैं इसलिए बार बार बोलता हूं कि आप लिखेंगे तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा लेखनी में। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज का चौथा और अंतिम लेख आपके सामने है, प्रीलिम जीएस 2-3 और ऐसे का है। ये एक तरह से वार्निंग है कि इकोनॉमिक रिकवरी भारत की बहुत डिले होती जा रही है और क्या क्या अब हम कर सकते हैं। शुरू करें। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हाल ही में जो अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, आप जानती हैं कि वो एक रेगुलर इंटरवल पे डब्ल्यूओ छापता रहता है। अलग अलग एग्जाम्स में ये सब पूछा जाता है, इसलिए मैं रिपीट भी करता हूँ। तो आईएमएफ ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डब्ल्यूईओ रिपोर्ट में ये बोला है कि भाई दुनिया में अब दो टुकड़े हो गए हैं, दो धड़ बन गए हैं। देयर इज अ ग्रोइंग डाइवर्जेंस, यानी दो प्रकार के देशों के समूहों के बीच में बहुत ज्यादा विचलन बढ़ रहा है। कैसे? इमर्जिंग वर्ल्ड, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं एक तरफ हो गई हैं, अमीर विश्व दूसरी तरफ हो गया है। और जो अमीर विश्व है वो इस साल 6% से जीडीपी का उसका ग्रोथ होने के आसार हैं। इमर्जिंग वर्ल्ड की हालत अभी फिलहाल खराब है। तो ये जो डाइवर्जेंस हो गया है दोनों में, ये डाइवर्जेंस क्यों हुआ? पहला, इन दोनों ग्रुप्स के बीच में जो टीकों के लगने की दर है उसमें बहुत ज्यादा अंतर आ चुका है। अमीर विश्व बहुत तेजी से बहुत आगे निकल गया और उभरता हुआ विश्व बहुत पीछे रह गया। अब जैसे अफ्रीका में तो वैक्सीनेशन की दर अभी 2% भी नहीं पहुंच पाई है। तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी ना, नए नए वेरिएंट्स बनते जाएंगे और अमीर लोग भी फाइनली फंसेंगे। द मच बिगर स्टिमुलस पैकेज इन द रिच वर्ल्ड। तो पहला कारण था कि भाई वैक्सीनेशन के रेट में बहुत फर्क था। दूसरा कारण यह है कि अमीर विश्व में जो स्टिमुलस पैकेज दिया गया वो बहुत भयंकर, बहुत ज्यादा दिया गया। आइए इन दोनों कारणों को एक बार समझ लेते हैं। ये रहा कारण नंबर 1। तो क्या है कारण नंबर 1? कारण नंबर 1 ये है कि हमने ये देखा कि किस प्रकार से रिच वर्ल्ड ने 2020 में ही वैक्सीन कंपनियों को बहुत बड़े बड़े ऑर्डर दे दिए, उनसे लाखों करोड़ों वैक्सीन एडवांस में बुक करा ली। यहां तक कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो जनरली विज्ञान को नहीं मानते थे, उन्होंने भी ये माना। और ये जो प्री ऑर्डर आए उससे ये रिच वर्ल्ड, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, इन्होंने बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन काफ़ी जल्दी कर लिया। 60% अमेरिकन को एक डोज लग चुका है, 50% को दोनों डोज लग गए। यूके ने भी बहुत अच्छा किया है। यूरोपियन यूनियन के देश भी अब, शुरुआत में बहुत लड़खड़ाए थे लेकिन अब उन्होंने अपनी गति पकड़ ली है। ओवरऑल अमीर विश्व की 40% आबादी पूरे दोनों टीके लगा के तैयार है और हमारे इमर्जिंग इकोनॉमीज में ओनली 11%। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सेकंड, पश्चिम के देशों ने अपने सेंट्रल बैंक्स की मदद से बहुत ज़बरदस्त स्टिमुलस पैकेजेस प्रोवाइड कर दिए। ये पैकेजेस उन्होंने इंडस्ट्री को दिए, उन्होंने इंडिविजुअल सिटीजन्स को भी डायरेक्टली चेक्स दे दिए और अभी तक फिस्कल सपोर्ट 2021 में चालू है। इसकी वजह से क्या हुआ? जिस तरह का डैमेज दूसरी इकोनॉमीज में काफ़ी ज़्यादा हुआ, वैसा डैमेज अमीर विश्व में बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो भारत की परिस्थिति आज की तारीख में क्या है? हमारे यहाँ 2020-21 का जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ इकोनॉमी का, वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्शन बड़ी इकोनॉमीज में था। 2021-22 का भी जो रेट ऑफ ग्रोथ जीडीपी का बताया जा रहा है, ये अब उतना ज़्यादा नहीं होने वाला है जितना हमने पहले सोचा था। 10% से कम हो गया है। लेकिन अगर हमारी ग्रोथ रेट कम है और अगर हमारी रिकवरी भी उतनी फास्ट नहीं है, म्यूटेड है ना, थोड़ी सी शांत है,
तो हमारा इन्फ्लेशन क्यों इतना ज़्यादा आ रहा है? कई महीनों से इन्फ्लेशन 6% के ऊपर चल रहा है, जो आरबीआई के कंफर्ट जोन के बाहर है। राइजिंग फूड प्राइसेस आर हिटिंग द पुअर डिस्प्रपोर्शनेटली। भाई आप जानते ही हैं कि इन्फ्लेशन सबसे भयंकर टैक्स होता है, वो दिखता नहीं है लेकिन वो टैक्स होता है। खाद्यान्नों की बढ़ती कीमतों ने गरीबों पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगाया, तो आरबीआई एक तरह से फंस गया है। यदि वो इन्फ्लेशन को कट करने के लिए, मतलब इन्फ्लेशन को कुचलने के लिए रेपो रेट बढ़ाता है, लिक्विडिटी कम करता है, तो फिर वो जो पिछले 1.5 साल से एक ही चीज़ बोले जा रहा है कि मुझे एकोमोडेटिव रहना है और मुझे भारत की ग्रोथ को बढ़ाना है, उस लक्ष्य से आरबीआई उल्टा जाता दिखाई देता है। आपको समझ में आया? कंज्यूमर स्पेंडिंग इस वक्त भारत में कम चल रही है, और ये कैसे रिवील होता है? गूगल मोबिलिटी इंडेक्स से आपको कंज्यूमर मूवमेंट डेटा बहुत अच्छे से मिल जाता है। ऑथर का ऐसा दावा है। दैट हैज़ डैम्पन्ड बिजनेस कॉन्फिडेंस। सीधी सी बात है, अगर कंज्यूमर मार्केट में खरीदी करने नहीं आएगा तो जो एंटरप्राइजेस चला रहे हैं वो बहुत सावधान हो जाते हैं, और फिर वो अपने नए नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट का रेट काफ़ी कम कर लेते हैं, और इसीलिए कमर्शियल बैंक क्रेडिट ग्रो नहीं हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत सारे कारणों से, बहुत सारे प्रयासों से जीएसटी का राजस्व बढ़ना शुरू हो गया है, और सरकार अब अपना व्यय बढ़ा सकती है। यह अब डिपेंड करेगा कि अगले 6 महीने में पैंडेमिक क्या दिशा लेता है। थर्ड वेव आएगी ज़रूर, लेकिन उसका पूरा एक्सटेंट आज प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है। लेकिन सरकार इस बार थोड़ी तैयार दिख रही है। हर कोई एग्री करता है कि भाई वैक्सीन बहुत बढ़िया हैं और सीरियस कोविड को ये रोक देती है। हो सकता है आप इन्फेक्ट फिर से हो जाएं, लेकिन इस बार ना आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपकी मौत होगी। सैडली भारत अपने आप को वैक्सीन कैपिटल तो कहता है, लेकिन 2020 में हमने बहुत महीने बर्बाद कर दिए ये सोचकर कि हमें एडवांस में ऑर्डर प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर मार्च में जब सेकेंड वेव आना शुरू हुई, तब हम अचानक से जागे और फिर हमने बहुत सारी जानें खो दी। आज जो हमारा रेट ऑफ वैक्सीनेशन है अभी वो कम है, और 31 दिसंबर 2021 तक जो गोल सेट किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, वो अचीव नहीं हो पाएगा। उसके बाद भी कई महीने लगेंगे। डेल्टा वेरिएंट दुनिया भर में अब सब मानते हैं कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है। ये अच्छा टर्म है, देख लेना इसको। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का मतलब होता है वैक्सीनेशन लगने के बाद भी कोविड आ जाता है, उसको कहते हैं ब्रेक थ्रू, और डेल्टा वेरिएंट इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। भारत के सामने एक ही रास्ता है, वैक्सीनेशन के रेट को बढ़ाओ। इजराइल और जर्मनी तो वैक्सीनेशन पूरा करके बूस्टर डोज पे चले गए हैं। उससे एक प्रॉब्लम होगी कि ग्लोबल वैक्सीन सप्लाई जो है वो थोड़ी सी एडवर्सली हमारे लिए अफेक्ट हो जाएगी। रिजम्पशन ऑफ ग्रोथ इज नाउ डायरेक्टली लिंक्ड ओनली एंड ओनली टू वैक्सीनेशन। अगर वैक्सीनेशन का रेट कम हो गया तो हमें बहुत दिक्कत होगी, और फिलहाल अभी थोड़ा कम चल रहा है। देखिए टोटल नंबर ऑफ वैक्सीनेशन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश बड़ा है ना, तो आपको परसेंटेज में बात करनी पड़ेगी। आई होप आप बात समझ गए। मज़ा आया दोस्तों? ये रही समरी। तो हम सभी चाहते हैं कि भारत की इकोनॉमी जो है 12-13% नॉमिनल से कम ग्रो हो, ताकि रियल रेट एटलीस्ट 7% तो निकले। अगर अगले 10 सालों तक हम 7-7.5% से ग्रो कर गए तो अपना गेम सेट है भारत का, और नहीं तो एकदम लो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे हम फंस जाएंगे, निकलना बहुत मुश्किल होगा। प्यारे साथियों, एनआईए ने फाइनली भीमा कोरेगांव के मामले में चार्जेस फाइल कर दिए हैं। ड्राफ्ट चार्जेस हैं, काफ़ी गंभीर मामला बनाया गया है। हालांकि पैरेलल में कई समय से कुछ इंडिपेंडेंट सिटीजन ग्रुप्स ने यह भी बोला है कि इनमें से ज़्यादातर के मोबाइल फ़ोन पर पेगासस के थ्रू ही फाइलों को रखा गया था। बहुत गंभीर मामला है ये। अमेरिका ने रिकॉर्ड नंबर में स्टूडेंट वीज़ा जारी किए हैं, और बहुत बड़ी तादाद में भारतीय स्टूडेंट्स इस साल विदेश गए हैं। मिलिटेंट्स ये कह रहे हैं, यानी कि तालिबान, कि हमने पंजशीर वैली को सब तरफ से बिसीज कर लिया है, और पंजशीर वैली ही वो रही है जहां से अहमद शाह मसूद और अब उनके सुपुत्र और साथ ही साथ अमरुल्ला साले अपना विद्रोह चला रहे हैं। आने वाले 3-4 दिनों में बहुत कुछ साफ होगा। एसेट मोनेटाइजेशन प्लान AMP लागू किया गया है, जिस पर राजनीतिक सरगर्मी बहुत ज़्यादा है। सरकार का यह दावा है कि हम बेच कुछ नहीं रहे हैं, ये तो सिर्फ हम लीज पे देंगे, प्राइवेट पार्टीज़ को भी फ़ायदा होगा, और जो हमारे प्रोजेक्ट्स अभी अनयूज्ड पड़े हुए हैं वो सब यूज़ में आएंगे। अभी धीरे धीरे इसके ऊपर आएंगी बातें बाहर, मैं आपको अलग से भी समझाऊंगा। डेटा साइंटिस्ट एक ऐसी फील्ड है जहां डिमांड बहुत बढ़ गई है। A lot of young people are moving towards this primarily because the world is getting digitalized. कास्ट सेंसस की डिमांड कंटिन्यूसली आ रही है। वर्तमान में मोदी सरकार ने कुछ भी कमिट नहीं किया है, क्योंकि कास्ट सेंसस के अगर हाँ बोलते हैं
तो उसके रिजल्ट्स के आने से भारत की राजनीति में बहुत फंडामेंटल लेवल पर चेंजेस होंगे। तो 2 सबसे बड़े चेंजेस क्या होंगे, हमें बताने की कोशिश कीजिए कमेंट थ्रेड में। आईएएस के बहुत शानदार कोर्सेज हैं दोस्तों, जानकारी लीजिएगा, जुड़िएगा हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, कल 25 अगस्त को सेशन 52 के साथ फिर भेंट करेंगे। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सेशन को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ चैनल के साथ जुड़िए दोस्तों। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। नमस्कार, जय हिंद।